चैप्टर 251 रक्तभोज औषधि। निया ने हार को दोनों हाथों से थामे रखा, फिर धीरे से सिर झुका दिया। टीचर जी, ये हार बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन साफ थी। चोरों के भी अपने उसूल होते हैं। वो कभी ऐसी चीज नहीं लेते जो किसी की जान बचाने का सहारा रही हो। और ये हार सालों तक यदुराज जी की ढाल बना रहा था। यदुराज जी हल्के से मुस्कुराए। इतनी औपचारिक क्यों हो रही हो? उन्होंने स्नेह से उसकी तरफ देखा। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जब कोई चीज मेरे काम की न रहे और मेरे सामने कोई ऐसा हो जो उसे सही जगह इस्तेमाल कर सके, तो उसे दे देने में हर्ज ही क्या है? उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। बोयान खतरनाक इंसान है। अगर मुझे उससे एक औषधि की जरूरत न होती, तो मैं कभी उसके साथ हाथ न मिलाता। तुम मेरी इकलौती स्टूडेंट हो। मैं नहीं चाहता कि उस चालाक बूढ़े लोमड़ी की नजर तुम पर भारी पड़े। निया का दिल हल्का सा धड़का। कौन सी औषधि? उसके मन में एक ख्याल कौन था। जड़ी बूटी के मामले में वो खुद को कम नहीं मानती थी। पहले साल के स्टूडेंट्स में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। शायद वो टीचर जी की मदद कर सके। यदुराज जी उसकी आंखों में झलकते विचार पड़ चुके थे। वो शायद ही कभी काला जादू विभाग से बाहर निकलते थे। लेकिन शौर्य एकेडमी में क्या चल रहा है, उन्हें सब पता रहता था। उन्हें मालूम था कि अलग अलग विभागों के टीचर उसकी तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन जो औषधि उन्हें चाहिए थी, वो आम बात नहीं थी। उन्होंने गहरी सांस ली। मैं उस वक्त बच तो गया था, लेकिन मुझे बहुत गहरी चोट आई थी। उनकी आंखों में एक पुरानी पीड़ा झलक गई, इतनी गहरी कि मेरी तांत्रिक शक्ति दब गई। मैं उसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। मैंने बोयान का न्योता इसलिए स्वीकार किया क्योंकि जिस औषधि की मुझे जरूरत है, वो बनाना बहुत मुश्किल है। उसने वादा किया था, अगर मैं शौर्य एकेडमी में रहूं, तो वो अपने महामहिम हर्बलिस्ट से वो औषधि तैयार करवाएगा। अगर बात इतनी मजबूरी की न होती, तो यदुराज जी कभी किसी के नियंत्रण में नहीं रहते। उस वक्त काला जादू करने वालों की हालत बेहद खराब थी। कोई हर्बलिस्ट मदद करने को तैयार नहीं था। बोयान प्रमुख था। उसके अधीन जो हर्बलिस्ट थे, उनकी काबिलियत बेहतरीन थी। इसलिए यदुराज जी को उसी पर भरोसा करना पड़ा। लेकिन हालात ऐसे थे जैसे एक अंधा आदमी लोहे की पतली तार पर चल रहा हो और चारों तरफ भेड़िए मंडरा रहे हों। हर पल सावधानी जरूरी थी। उस औषधि का नाम है रक्तभोज औषधि। उनकी आवाज धीमी थी। उसमें लगने वाली जड़ी बूटियां बेहद जटिल हैं। मुझे पता है तुम्हें हुनर है, लेकिन ये स्तर अभी तुमसे बहुत दूर है। उन्होंने हल्की सी थकी हुई मुस्कान दी। बोयान ने अपने अधीन 3 महारथी हर्बलिस्ट से इसे बनवाने की कोशिश करवाई है, लेकिन अब तक कोई सफल नहीं हुआ। पूरे मंथन ग्रह में महारथी हर्बलिस्ट गिने चुने थे, और जो महामहिम हर्बलिस्ट के स्तर तक पहुंच जाए, वो तो मानो दंतक था हो। उनका दर्जा एक महान संत के बराबर होता था। जितने दुर्लभ पौराणिक दानव बिस्ट होते हैं, उतने ही दुर्लभ ऐसे हर्बलिस्ट। यदुराज जी की मौजूदा हालत में वो ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को खुद नहीं बुला सकते थे, और बोयान भी नहीं। निया ने होंठ भींच लिए। रक्तभोज औषधि। उसने पहली बार ये नाम सुना था। महामहिम हर्बलिस्ट का स्तर वाकई उससे बहुत दूर था। लेकिन क्या दूर होने का मतलब असंभव होता है? उसने धीरे से सिर उठाया। टीचर जी, आपके पास उस औषधि का सूत्र है?
उसकी आंखों में जिद चमक रही थी। मेरी काबिलियत अभी कम है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की। वो बोयान पर पूरा भरोसा नहीं करती थी। कौन जाने, वो सच में पूरी मेहनत कर भी रहा है या नहीं। किसी और पर उम्मीद टिकाने से बेहतर है खुद कोशिश करना। यदुराज जी कुछ पल उसे देखते रहे। उनकी आंखों में हैरानी, फिर गर्व, और आखिर में एक नरम अपनापन उभरा। सूत्र मेरे पास है, उन्होंने धीमे से कहा। लेकिन वो रुके, फिर हल्का सा मुस्कुराए। छोड़ो, जब तुमने ठान ही लिया है तो मैं तुम्हें दे देता हूं। कमरे की हवा जैसे अचानक भारी हो गई। एक तरफ ज़हनी तांत्रिक गुरु, दूसरी तरफ जिद्दी शिष्या, और अब उस रक्तभोज औषधि का रहस्यमय सूत्र उनके बीच आने वाला था। लेकिन क्या निया सच में उस स्तर तक पहुंच पाएगी, या इस कोशिश में वो खुद किसी अनजाने खतरे को जगा देगी? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 252। एक दृढ़ संकल्प। हर चीज है दांव पर। यदुराज जी ने गहरी सांस भरी। महामहिम हर्बलिस्ट के स्तर तक पहुंचना, ये कोई साधारण बात नहीं थी। उन्हें पूरा यकीन था कि निया अपनी मौजूदा काबिलियत से वहां तक नहीं पहुंच सकती। महामहिम हर्बलिस्ट वो लोग होते हैं जो बचपन से ही जड़ी बूटी की साधना में डूबे रहते हैं। दशकों की मेहनत, अनगिनत असफल प्रयोग, तब जाकर वो उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं। और निया, उसे सिर्फ जड़ी बूटी ही नहीं, काला जादू की श्राप साधना भी करनी थी। वो अपना समय दो दिशाओं में बांट रही थी। तो भला वो उन लोगों से कैसे मुकाबला कर सकती थी जो पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही राह पर चले हों? फिर भी उसकी मदद करने की जिद ने यदुराज जी का दिल छू लिया। शायद उन्होंने उसे यूं ही अपना शिष्य नहीं बनाया था। उन्होंने रक्त भोज औषधि का सूत्र उसके हाथ में रख दिया। कागज खोलते ही निया की आंखें फैल गईं। इतनी सारी सामग्री! उसने अविश्वास से फुसफुसाया। एक साधारण औषधि में 7-8 जड़ी बूटियां लगती हैं। मध्यम स्तर की औषधि में 20-30। उच्च स्तर की औषधि भी मुश्किल से 40 सामग्री पार करती है। लेकिन उसके हाथ में जो सूची थी, उसमें 100 से भी ज्यादा जड़ी बूटियां लिखी थीं। हर एक जड़ी बूटी का अपना स्वभाव, अपना असर होता है। मात्रा जरा सी इधर उधर हुई तो सब टकरा सकता है। और इतनी सारी सामग्री को संतुलित रखना, इसके लिए जबरदस्त मानसिक शक्ति चाहिए। 100 से ज्यादा तत्वों को एक साथ मिलाना, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। अब उसे समझ आया क्यों यदुराज जी बार बार कह रहे थे कि यह काम सिर्फ महामहिम हर्बलिस्ट ही कर सकता है। निया ने कागज को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां हल्की कांपी, लेकिन आंखों में डर नहीं था। मैं मेहनत करूंगी, पूरी ताकत से, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो। वो कोशिश जरूर करेगी। वो अपने टीचर जी को किसी और की मर्जी पर निर्भर नहीं रहने देगी। यदुराज जी ने संतोष से मुस्कुराया। निया की चिंता ही उनके लिए काफी थी। उसके बाद दोनों ने कुछ और बातों को तय किया, और फिर यदुराज जी ने उसे फिर से प्रशिक्षण देना शुरू किया। समय धीरे धीरे बीतता गया। निया की जादू पर पकड़ पहले से कहीं मजबूत हो चुकी थी। उसका नियंत्रण, उसकी गति, सब में साफ निखार आ गया था। यदुराज जी गर्व से उसे देखते। उन्होंने अपनी जीवन भर की साधना, अपना हर अनुभव, जितना हो सके उतना उसे सिखाना शुरू कर दिया। दोपहर होते होते प्रशिक्षण खत्म हुआ। निया ने झुककर प्रणाम किया और काला जादू विभाग से बाहर निकल गई। दोपहर का समय था। वो चुपचाप जड़ी बूटी विभाग के अपने छात्रावास में लौट आई। दरवाजा बंद करते ही उसने फिर से रक्त भोज औषधि का सूत्र निकाला। अब वो अकेली थी। उसने ध्यान से सूची पढ़नी शुरू की। 100 से ज्यादा सामग्री में से लगभग 100 को वो पहचानती थी, लेकिन बाकी 30, उनके नाम उसने कभी सुने भी नहीं थे।
ना देखा था, ना पढ़ा था। महामहिम हर्बलिस्ट बनने का रास्ता अभी बहुत दूर था। लेकिन उसने फैसला किया, पहले सारी सामग्री इकट्ठी करनी होगी, कम से कम वक्त तो बचेगा। उसने फिर से सूची को गौर से देखा। करीब 70 सामग्री ऐसी थीं जो बाजार से खरीदी जा सकती थीं। 30 सामग्री बेहद कीमती थीं और मिलना आसान नहीं था। और जो बाकी अनजानी थीं, उनकी उत्पत्ति, गुण और असर उसे खुद तलाशने पड़ेंगे। कुछ ही देर में निया ने पूरा योजना बना लिया। उसके पास अभी भी काफी सोने के सिक्के थे। वो किरीन नीलामी घर को 70 सामग्री जुटाने की जिम्मेदारी दे सकती थी। जहां तक दुर्लभ और अनमोल सामग्री की बात थी, उन्हें पाने के लिए उसे अलग रास्ता सोचना होगा। अब उसे किरीन नीलामी घर से कोई झिझक नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही अपने सारे पत्ते आर्यन के सामने खोल चुकी थी। अगर वो उन पर भरोसा न करती, तो इतनी सारी सामग्री जुटाने में उसे 3 से 5 साल लग जाते, और शायद तब तक यदुराज जी की हालत और बिगड़ जाती। निया ने कागज को मोड़ा। उसकी आंखों में अब उलझन नहीं, सिर्फ दृढ़ता थी। लेकिन उसे क्या पता था कि इस सूची में दर्ज उन अनजानी 30 जड़ी बूटियों में से एक ऐसी भी थी जो मंथन ग्रह के वीरान इतिहास से जुड़ी थी, और जिसकी तलाश उसे ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली थी जहां से लौटना शायद उतना आसान नहीं होगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 253 जड़ी बूटियां जुटानी है किसी भी हाल में। दिन धीरे धीरे ढलने लगा था। एक एक करके सारे स्टूडेंट अपने हॉस्टल लौटने लगे। उनमें तन्मय निझूमी भी शामिल था। जैसे ही उसकी नजर निया पर पड़ी, उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान खिल उठी। सब ठीक रहा ना? उसने जल्दी से पूछा। टीचर जी को कोई हल मिला? वो पूरा सुबह पुजारी विभाग में था। खुशकिस्मती से वहां कोई अनहोनी नहीं हुई थी। निया हल्के से मुस्कुराई। सब ठीक है, उसने आराम से कहा। मुझे बोयान के जादू को छिपाने का तरीका मिल गया है। अगर बोयान का जादू न होता, तो उसकी काबिलियत के सामने कोई उसे पकड़ ही नहीं सकता था। क्रिस्टल हार की सुरक्षा के साथ उसे पूरा भरोसा था कि वो बोयान की आंखों के सामने से भी काला जादू विभाग में चुपचाप घुस सकती है। तन्मय ने राहत की सांस ली। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया होगा ना? चलो, आर्यन और बाकी लोग हमें दोपहर के खाने पर बुला रहे हैं। इतना कहते हुए उसने सहजता से अपना हाथ निया के कंधे पर रखने के लिए बढ़ाया। लेकिन अगले ही पल उसे निया की असली पहचान याद आ गई। उसका हाथ हवा में ही रुक गया और फिर वो थोड़ा झेंपते हुए तुरंत पीछे खींच लिया। निया ने उसकी अजीब हरकत देखी। वो समझ नहीं पाई कि उसे हंसना चाहिए या रोना। उसने खुद तन्मय का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए अपने कंधे पर रख दिया। चलो खाना खाते हैं। तन्मय का शरीर हल्का सा कांप गया। वो बिल्कुल आज्ञाकारी बिल्ली की तरह शांत हो गया और निया उसे खींचते हुए छात्रावास से बाहर ले आई। लेकिन उसी वक्त उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब से उसे निया की असली पहचान पता चली थी, कुछ बदल सा गया था। पहले भी उसे लगता था कि निया से एक अच्छी सी खुशबू आती है। वो न तो इत्र की खुशबू थी, न ही फूलों की, लेकिन फिर भी वो उससे अलग थी। उस जैसे बदबूदार लड़कों से तो बिल्कुल अलग। इसीलिए उसे हमेशा निया के पास रहना अच्छा लगता था। लेकिन आज उसे वो खुशबू पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रही थी।
तन्मय अचानक आसमान की तरफ देखने लगा। नहीं, ये क्या सोच रहा हूं मैं? निया तो सिर्फ 13 साल की है। एक नन्ही सी लड़की जिसकी उम्र अभी बढ़ने की है। क्या वो इतना बेचैन हो गया है कि उसके शरीर की खुशबू को भी एक स्त्री की खुशबू समझने लगा? तन्मय के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल घूमने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत समय से किसी सुंदर लड़की से मुलाकात न होने की वजह से उसका दिमाग ही भ्रम पैदा करने लगा है। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था और इसी हालत में वो निया के साथ तय जगह की ओर चलता रहा। कुछ ही देर में दोनों वहां पहुंच गए। आर्यन ने पहले से ही एक रसोइये का इंतजाम कर लिया था। पांचों के लिए उसने खुद आग जलवाई थी। खाने की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि शौर्य एकेडमी के भोजनालय का खाना भी उसके सामने फीका पड़ जाए। सब लोग आराम से बैठकर खाने लगे। खाने के बीच में ही निया ने एक कागज निकाला जिस पर उसने पहले से कुछ जड़ी बूटियों की सूची लिख रखी थी। उसने वो सूची आर्यन की तरफ बढ़ा दी। ये मेरे लिए इकट्ठा करवा सकते हो? आर्यन ने सूची को ध्यान से देखा। धीरे धीरे उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसे जड़ी बूटी की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो साफ समझ सकता था कि सूची में लिखी चीजें कितनी कीमती हैं। उसने कागज नीचे रखा। इस सूची की सारी चीजें जुटाने के लिए कम से कम लाखों नहीं बल्कि करोड़ों सोने के सिक्के लगेंगे। उसने शांत आवाज में कहा, इनमें से सिर्फ 2-3 चीजें ही सैकड़ों हजार सोने के सिक्कों में मिलेंगी। निया ने हल्के से कंधे उचका दिए। तुम बस कोशिश करो। अगर नहीं मिलती तो मुझे कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। वो रक्त भोज औषधि की असली सूची किसी और को नहीं दे सकती थी और उसे किसी और पर इतना भरोसा भी नहीं था कि वो उसके लिए सारी सामग्री ढूंढे। आर्यन ने सिर हिलाया। मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर उसने गंभीर होकर कहा, लेकिन इस सूची में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती। निया की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। उसे पहले से अंदाजा था कि ये काम आसान नहीं होगा। यदुराज जी ने खुद कहा था कि बोयान जैसा महाधीश भी इन सारी चीजों को जुटाने में असफल रहा था। आर्यन ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और धीरे से पूछा, ये जड़ी बूटियां तुम्हारे लिए इतनी जरूरी हैं क्या? निया ने बिना झिझक सिर हिला दिया। हाँ, ये उसके लिए बेहद जरूरी थीं। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इन दुर्लभ जड़ी बूटियों की तलाश में उठाया गया उसका अगला कदम उसे ऐसी खतरनाक राह पर ले जाएगा जहां शायद उसकी किस्मत ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 254। 2 रहस्यमयी जगह जहां जाना लगभग असंभव है। आर्यन ने लंबी सांस छोड़ी और बोला, तुम्हारी इस सूची में कम से कम 20 ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो बाजार में खरीदी ही नहीं जा सकती। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन वे इन्हें कभी बेचते नहीं। अगर तुम्हें सच में इनकी जरूरत है तो मैं तुम्हें कुछ रास्ते बता सकता हूं। निया ने तुरंत उसकी तरफ देखा। कौन से रास्ते? उसे पूरा भरोसा था कि आर्यन के संपर्क उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा होंगे।
आखिर वो एक चालाक व्यापारी था। आर्यन ने उंगलियों पर गिनते हुए कहना शुरू किया। पहला रास्ता, तुम ब्लैक सिटी के भाड़े के योद्धाओं को ढूंढ सकती हो। उनके पास अक्सर कीमती जड़ी बूटियां होती हैं, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। दूसरा, रंगून साम्राज्य के उत्तर में एक जगह है, तिलस्मी भवन। वहां तुम्हारी सूची की कुछ चीजें रखी हैं, लेकिन उन्हें कभी पैसे के बदले नहीं दिया गया। फिर वह थोड़ा रुका। और तीसरा, दिव्य पख भूमि। आर्यन की बातें सुनकर निया थोड़ी चुप हो गई। इन तीनों में से अभी के लिए सिर्फ भाड़े के योद्धाओं वाला रास्ता ही उसके लिए संभव था। बाकी दो रास्ते फिलहाल उसके लिए बंद थे। ऐसा लग रहा था कि सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा करना सच में बहुत मुश्किल होने वाला है। तन्मय ने भौहें सिकोड़ ली। कोई और तरीका नहीं है क्या? ब्लैक सिटी से चीजें लेना मुश्किल नहीं था, लेकिन तिलस्मी हॉल और दिव्य पख संघ, वो तो पूरी तरह अलग स्तर की जगह थी। आर्यन कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने कहा, एक तरीका और है जिससे तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां मिल सकती हैं। निया की आंखों में चमक आ गई। कौन सा तरीका? आर्यन बोला, हर्बलिस्ट विभाग हर महीने एक प्रतियोगिता कराता है। जो उसमें पहला स्थान लाता है, उसे एकेडमी के औषधि भंडार से एक कीमती जड़ी बूटी मांगने का अधिकार मिलता है। फिर उसने कंधे उचकाए। लेकिन उस भंडार में क्या क्या है, ये मुझे भी ठीक से नहीं पता। और ये भी नहीं कह सकता कि तुम्हारी सूची वाली चीजें वहां हैं या नहीं। शौर्य एकेडमी के ज्यादातर विभाग हर महीने प्रतियोगिता करवाते थे। इसका मकसद था स्टूडेंट्स में सीखने का जोश बढ़ाना। हर्बलिस्ट विभाग की प्रतियोगिता का इनाम भी उसी से जुड़ा होता था। पिछले सेमेस्टर में शुरा ने लगातार 5 महीनों तक पहला स्थान हासिल किया था, और उसी वजह से उसे एकेडमी के औषधि भंडार से कई कीमती चीजें मिल चुकी थी। औषधि भंडार। निया की आंखों में हल्की चमक उभरी। उस प्रतियोगिता के इनाम से ज्यादा उसे उस भंडार में दिलचस्पी थी। आर्यन ने उसकी चमकती आंखें देखी। उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि निया क्या सोच रही है। वह खांसते हुए बोला, ऐसा मत कहना कि तुम उस भंडार से चीजें उठाने का सोच रही हो। उसे निया की चोरी की अद्भुत कला पहले ही देखने को मिल चुकी थी। निया ने हल्की मुस्कान के साथ भौहें उठाईं। तो इसमें बुराई क्या है? आर्यन ने अपना माथा पकड़ लिया। तुम्हारी काबिलियत अच्छी है, लेकिन मैं ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा। वह गंभीर हो गया। वो जगह हमारी एकेडमी के सबसे महत्वपूर्ण इलाकों में से एक है। वहां अलग अलग विभागों के दर्जनों टीचर पहरा देते हैं। और कौन जानता है वहां कितने सुरक्षा जादू और जाल बिछे होंगे। फिर उसने निया की तरफ सीधा देखा। अगर तुम अभी वहां घुसने की कोशिश करोगी, तो कौन सा खतरा सामने आएगा, ये कहना मुश्किल है। शौर्य एकेडमी में जादूगरों की कोई कमी नहीं थी। प्रमुख ने एकेडमी के महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भले ही निया की चोरी की कला अद्भुत थी, लेकिन इतने सारे सुरक्षा जादू को पूरी तरह चकमा देना आसान नहीं था। आर्यन ने शांत आवाज में कहा, मेरा सुझाव है कि पहले हर्बलिस्ट विभाग की प्रतियोगिता से शुरुआत करो। जब तुम और मजबूत हो जाओ, तब उस औषधि भंडार के बारे में सोचना। उसे सच में डर था कि अगर निया अभी वहां घुसने की कोशिश करेगी, तो वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। भले ही उसके पास मजबूत जादू और शारीरिक साधना हो, लेकिन वह अभी उतनी शक्तिशाली जादूगर नहीं बनी थी। आर्यन ने आगे कहा, जब तुम एक उन्नत स्तर की तीर धनुष वाली तीरंदाज या काला जादू की उन्नत साधक बन जाओगी, तब शायद तुम्हारे पास बेहतर मौका होगा। उन्नत स्तर।
निया ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोचा। यदुराज जी के अनुसार वह अभी मध्य स्तर पर थी। अगले स्तर तक पहुंचने में समय लगना ही था। लेकिन जहां तक तीरंदाजी का सवाल था, उसे अभी अपने स्तर का भी सही अंदाजा नहीं था। शायद उसे पहले परीक्षा देनी पड़ेगी। उसके बाद ही वह अपनी अगली योजना बना सकती थी। लेकिन निया के मन में एक बात धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। अगर उसे रक्त भोज औषधि के लिए सारी जड़ी बूटियां चाहिए थी, तो उसे जल्द ही शौर्य एकेडमी के उस रहस्यमय औषधि भंडार के बेहद करीब जाना ही पड़ेगा। और शायद वही कदम आगे चलकर उसे ऐसी मुसीबत में डालने वाला था जिसकी उसने अभी कल्पना भी नहीं की थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 255। शरीर साधन विभाग की ओर। तन्मय निझूमी अचानक बोला, वैसे याद आया, हमारे विभाग की प्रतियोगिता कुछ ही दिनों में होने वाली है। क्यों न तुम भी इसमें हाथ आजमाओ। उसे जड़ी बूटी के ज्ञान में निया की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। निया ने हल्के से सिर हिला दिया। तभी यंकेश जैसे अचानक कुछ याद करते हुए बोला, असल में मैं भी कुछ जड़ी बूटियों के मामले में तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूं। सबकी नजर उसकी तरफ मुड़ गई। वह शांत आवाज में बोला, हमारे सफेद बाघ परिवार की चिकित्सा कला की लोग बहुत तारीफ करते हैं। हमारे भंडार कक्ष में भी काफी चीजें रखी हुई हैं। फिर उसने थोड़ा संकोच से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे उस कमरे के सिर्फ एक छोटे से हिस्से तक ही जाने की अनुमति है। फिर भी मैं ध्यान से देखूंगा। अगर तुम्हारी सूची में से कोई चीज मुझे वहां मिल गई, तो मैं उसे तुम्हारे लिए लाने की पूरी कोशिश करूंगा। निया मुस्कुराई। धन्यवाद। उसके दिल में हल्की गर्माहट दौड़ गई। इतने भरोसेमंद और ताकतवर दोस्त उसके साथ थे, फिर उसे किस बात की चिंता होनी चाहिए। जब उसने तय कर लिया कि अगली हर्बलिस्ट विभाग की प्रतियोगिता उसे हर हाल में जीतनी है, तो उसने अपनी पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। दोपहर के समय वह अपना भेष बदलने का पोषण लगाकर फिर से तीर धनुष वाले तीरंदाज विभाग में लौट आई। वहां के टीचर्स उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, क्योंकि निया अभी भी बाहरी लोगों से अपनी असली पहचान छिपाए हुए थी। इसलिए जब वह कई दिनों तक अचानक गायब हो गई थी, तो एकेडमी के टीचर्स सच में चिंता में पड़ गए थे। यहां तक कि शतून भी उन 2 दिनों में काफी बेचैन रहे थे जब वह क्लास में नहीं आई थी। आखिर वो छोटा लड़का अचानक गायब हो गया था, और उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उसे ढूंढें कहाँ। दोपहर की तीरंदाजी क्लास में जब शतून ने निया को देखा, तो उन्होंने राहत की सांस ली। जब निया ने बताया कि वह बीमारी की वजह से अनुपस्थित थी, तब जाकर उनका मन थोड़ा शांत हुआ। शतून ने बड़ी मुश्किल से ऐसा प्रतिभाशाली स्टूडेंट ढूंढा था, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि वह एकेडमी में अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाए। तभी निया को अचानक अपना एक प्लान याद आया। वह बोली, टीचर शतून जी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। शतून की आंखों में तुरंत उम्मीद की चमक आ गई। क्या बात है? उन्हें अपने इस स्टूडेंट से काफी उम्मीदें थीं। निया बोली, मुझे तीर धनुष वाले तीरंदाज विभाग में आए काफी समय हो गया है, लेकिन मुझे अभी तक अपने वर्तमान स्तर का सही अंदाजा नहीं है। क्या आप मेरी ताकत की जांच करने में मेरी मदद कर सकते हैं? शतून ने तुरंत सिर हिला दिया। जरूर। फिर उन्होंने समझाते हुए कहा, लेकिन शारीरिक साधना विभाग ने हमारे तीरंदाज विभाग का मूल्यांकन पत्थर उधार ले रखा है। उन्होंने निया की तरफ देखा, और तुम अभी अभी बीमारी से ठीक हुई हो, इसलिए बेहतर होगा कि एक दिन और आराम कर लो। वैसे भी मुझे शारीरिक साधना विभाग में जाना है। तुम मेरे साथ चल सकती हो, वही तुम्हारी ताकत की जांच भी कर लेंगे। शौर्य एकेडमी का शारीरिक साधना विभाग और जादूगरी विभाग मुख्य एकेडमी के अंदर नहीं थे, लेकिन वे उससे ज्यादा दूर भी नहीं थे। यह सुनते ही निया को अचानक एक बात याद आई। आरव भी उसी विभाग में था। ठीक है,
निया मुस्कुराकर बोली। वह मन ही मन सोच रही थी, क्या आज उसकी मुलाकात आरव से हो सकती है? लेकिन अगर वह उसे देख भी ले तो शायद पहचान नहीं पाएगा। जब शतून निया को अपने साथ ले जाने लगे तो बाकी टीचर्स उनके सामने मना भी नहीं कर पाए। आखिर वे बैंगनी क्लास के सामने उन्हें सीधे रोकना नहीं चाहते थे। इस तरह शतून आराम से निया को अपने साथ लेकर निकल गए। लेकिन शतून के इस कदम से बैंगनी क्लास में तुरंत हलचल मच गई। एक स्टूडेंट ने हैरानी से कहा, टीचर शतून शाहरुख खान को कहाँ ले जा रहे हैं? दोनों को क्लास से बाहर जाते देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने सही देखा है। एक और स्टूडेंट ने घूंट भरते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टीचर शतून शाहरुख खान को हम सबसे ज्यादा खास समझते हैं। तीर धनुष वाले तीरंदाज विभाग में शतून का दर्जा सबसे ऊंचा था। हर स्टूडेंट का सपना था कि उन्हें उनका थोड़ा सा भी स्नेह मिल जाए। जब शतून ने सिर्फ कुछ शब्दों में वल्ली की तारीफ की थी तो पूरी क्लास उसे ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगी थी। लेकिन यह छोटा सा लड़का शाहरुख खान न सिर्फ शतून ने उसके गायब होने पर खुद चिंता जताई, बल्कि आज तो वे उसे खुद क्लास से बाहर कहीं ले भी जा रहे थे। और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि शतून के साथ शारीरिक साधना विभाग की ओर जा रही यह शांत दिखने वाली लड़की कुछ ही देर में वहां ऐसा कमाल करने वाली थी जिससे कई लोगों की आंखें हमेशा के लिए फैलने वाली थीं। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 256 मैं तुम्हारे प्रमुख से मिलने आया हूं। बैंगनी क्लास के स्टूडेंट्स के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर टीचर शतून उनके साथ ऐसा अलग व्यवहार क्यों करते थे? वे कोई बेवकूफ नहीं थे। तीरंदाजी के मैदान में शाहरुख खान ने जो हैरान कर देने वाली काबिलियत दिखाई थी, उसे देखकर साफ समझ आ गया था कि वो उन सबको आसानी से हरा सकता है। और शतून जैसे अनुभवी टीचर ऐसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट को कैसे नजरअंदाज कर सकते थे? एक स्टूडेंट ने हल्की जलन भरी आवाज में कहा, तुम लोगों को क्या लगता है शतून जी की मेहरबानी यूं ही किसी को मिल जाती है? वो कंधे उचकाकर बोला, भूल जाओ। अगर तुम्हारे अंदर शाहरुख खान जैसी काबिलियत नहीं है तो चुपचाप क्लास में ध्यान देना ही बेहतर है। कुछ स्टूडेंट्स के दिल में ईर्ष्या जरूर थी, लेकिन वे अपने और शाहरुख खान के बीच का फर्क अच्छी तरह समझते थे। वे सब एक ही क्लास में पढ़ते थे, फिर भी उनकी तरक्की और शाहरुख खान की तरक्की के बीच ऐसा फासला था जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। उधर शौर्य एकेडमी से शारीरिक साधना विभाग और जादूगरी विभाग तक पहुंचने में आमतौर पर आधा घंटा लग जाता था, लेकिन शतून ने निया को अपने खास रथ में बैठा लिया। 4 लाल रंग के शाही घोड़े तेजी से दौड़ रहे थे। उनकी टापों की आवाज हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, और तेज रफ्तार की वजह से वे लोग 15 मिनट से भी कम समय में वहां पहुंच गए। दोनों विभाग एक दूसरे के बिल्कुल पास बने हुए थे, और उनका आकार शौर्य एकेडमी के बाकी सभी विभागों को जोड़ दिया जाए तो भी उनसे छोटा ही लगता। छठे स्तर से नीचे के स्टूडेंट्स के पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते थे, जादूगरी विभाग या शारीरिक साधना विभाग। इसी वजह से इन दोनों विभागों में स्टूडेंट्स की संख्या बाकी विभागों से कहीं ज्यादा थी। यहां की पढ़ाई का तरीका भी बाकी विभागों से अलग था। यहां के स्टूडेंट्स पूरे दिन क्लास में पढ़ते थे और दोपहर के समय असली लड़ाई का अभ्यास करते थे। जब शतून निया को लेकर शारीरिक साधना विभाग के अंदर पहुंचे तो पूरा इलाका अजीब तरह से खाली दिखाई दे रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, एक भी स्टूडेंट की परछाई तक नजर नहीं आ रही थी। दोनों कुछ देर तक चलते रहे। आखिरकार वे एक बड़े खुले अभ्यास मैदान तक पहुंच गए। शतून ने मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां कुल 12 अभ्यास मैदान हैं
और हर मैदान में 1000 स्टूडेंट्स तक अभ्यास कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, पिछले कुछ दिनों से यहाँ शारीरिक साधना की जांच चल रही है। कई मैदानों में तो 10-10 मूल्यांकन पत्थर लगाए गए हैं। फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोले, मुझे लगता है एकेडमी के सारे मूल्यांकन पत्थर यही उधार ले आए हैं। मैदान के अंदर स्टूडेंट्स लंबी कतारों में खड़े थे। सब बारी बारी से अपनी ताकत की जांच करा रहे थे। उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स की उम्र लगभग 14 से 15 साल थी। कुछ ही समय में उनमें से कई लोग छठे स्तर को पार कर लेते और फिर उन्हें मुख्य एकेडमी में भेज दिया जाता, जहां वे 3 पेशों में से किसी एक को चुनकर आगे की ट्रेनिंग करते। उनकी उम्र मुख्य एकेडमी के स्टूडेंट्स के मुकाबले कम थी, लेकिन निया उनसे भी छोटी थी। फिर भी वो पहले ही छठे स्तर को पार कर चुकी थी और तीरंदाजी में उसकी काबिलियत भी असाधारण थी। जबकि यहां मौजूद बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी शारीरिक साधना विभाग में संघर्ष कर रहे थे। बस एक नजर डालते ही समझ आ जाता था किसकी प्रतिभा ज्यादा है और किसकी कम। अभ्यास मैदान का एक टीचर जल्द ही शतून को देख बैठा। उसने तुरंत अपना काम दूसरे टीचर को सौंपा और मुस्कुराते हुए उनकी तरफ चल पड़ा। अरे शतून जी, वो हंसते हुए बोला, आज हमारे यहां कैसे आना हुआ? वो इस विभाग का एक साधारण टीचर था, इसलिए उसकी हैसियत शतून जैसी नहीं थी, जो तीर धनुष वाले तीरंदाज विभाग के प्रमुख थे। शतून शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हारे विभाग के प्रमुख लिंगा जी के लिए कुछ सामान देने आया हूं। फिर उन्होंने निया की तरफ इशारा किया और इस स्टूडेंट को भी यहां लाया हूं ताकि इसकी शारीरिक साधना की जांच हो सके। चूंकि शारीरिक साधना और जादूगरी विभाग ने एकेडमी के सारे मूल्यांकन पत्थर उधार ले लिए थे, इसलिए शतून का अपने स्टूडेंट को यहां लाना बिल्कुल स्वाभाविक था। अब जाकर उस टीचर की नजर निया पर पड़ी। उसने ऊपर से नीचे तक उसे गौर से देखा। निया का शरीर काफी पतला था। उसकी दुबली सी बाहें तो जैसे बिल्कुल ताकतीन लग रही थी। चेहरा भी साधारण था और उस पर कोई खास भाव नहीं था। टीचर के मन में तुरंत सवाल उठा, आखिर इस स्टूडेंट में ऐसा क्या खास है कि शतून जी खुद इसे यहां लेकर आए हैं? उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल ये शांत दिखने वाला लड़का ऐसा नजारा दिखाने वाला है जिससे पूरा अभ्यास मैदान सन्न रह जाएगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 257 आरव के टेस्ट का नतीजा। उनकी बात सुनकर टीचर ने सामने खड़े दुबले-पतले लड़के को ध्यान से देखा और भौहें हल्की सी सिकोड़ लीं। क्या यह स्टूडेंट शारीरिक साधना विभाग में दाखिला लेना चाहता है? उसकी नजर निया पर टिक गई। उसके हिसाब से सामने खड़ा यह बच्चा ज्यादा से ज्यादा 13 साल का लग रहा था। ज्यादातर स्टूडेंट्स तो 12 साल की उम्र में ही इस विभाग में दाखिला ले लेते थे। हालांकि अगर कोई थोड़ा देर से भी आता तो वह नामुमकिन नहीं माना जाता था। टीचर की बात सुनकर शतून कुछ पल के लिए चुप रह गए। फिर उन्हें समझ आया, टीचर को गलतफहमी हो गई है। वह समझ बैठा था कि निया यहां शारीरिक साधना विभाग में दाखिला लेने आई है। यह सोचकर शतून खुद को रोक नहीं पाए और हल्का सा हंस पड़े। असल में शौर्य एकेडमी की मुख्य शाखा में निया ही सबसे छोटी स्टूडेंट थी, इसलिए किसी का भी ऐसा समझ लेना कोई हैरानी की बात नहीं थी। शतून ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह तीर धनुष वाले तीरंदाज विभाग की स्टूडेंट है। यह सुनते ही उस टीचर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने तुरंत निया को दोबारा गौर से देखा। छठा स्तर पार कर चुकी है और पेशे के तौर पर तीरंदाज चुना है। उसके मन में हैरानी की लहर दौड़ गई। इस बच्चे में सचमुच कमाल की प्रतिभा है। टीचर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसे अब समझ आ गया था कि शतून जी खुद इसे यहां क्यों लेकर आए हैं। जब उसने निया की तरफ देखा
तो उसके दिमाग में तुरंत उन स्टूडेंट्स की तस्वीर उभर आई जो 14-15 साल की उम्र में भी 5वें स्तर पर अटके हुए थे। उनकी तुलना निया से करने पर उसके दिल में अजीब सा भाव उमड़ आया। एक प्रतिभाशाली इंसान और एक सामान्य इंसान के बीच का फर्क वाकई कल्पना से भी परे होता है। निया ने हल्के से अपनी नाक खुजलाई। पहले उसे यह भी ठीक से नहीं पता था कि लेवल सिस्टम कैसे काम करता है, लेकिन जब वह शौर्य एकेडमी में दाखिल हुई तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसकी उम्र के हिसाब से उसने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। यह बात जानकर वह खुद भी कुछ देर के लिए हैरान रह गई थी। टीचर ने हाथ हिलाते हुए कहा, अच्छा, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप इसे टेस्ट के लिए ले जाइए और मैं लिंगा जी को ढूंढता हूं। शतून ने सिर हिलाया। फिर वे निया को उस टीचर के हवाले करके शारीरिक साधना विभाग के प्रमुख लिंगा जी से मिलने चले गए। टीचर ने निया की तरफ देखते हुए कहा, मेरा नाम कांसी है, मेरे साथ आओ। उसकी आंखों में निया के लिए साफ साफ प्रशंसा झलक रही थी। एकेडमी के प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स के साथ वह हमेशा सम्मान से पेश आता था। ठीक है। निया चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। दोनों भीड़ भरे अभ्यास मैदान की तरफ बढ़ने लगे। लाइन में खड़े कई स्टूडेंट्स ने निया को आते हुए देख लिया। वे सब उससे सिर्फ 1-2 साल बड़े थे, लेकिन फिर भी उनकी नजरें उत्सुकता से उस पर टिक गईं। वे आपस में धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। कांसी निया को एक मूल्यांकन पत्थर के पास ले आया। वहां पहले से एक स्टूडेंट अपनी शारीरिक साधना का स्तर जांचने के लिए खड़ा था, और जैसे ही निया की नजर उस स्टूडेंट पर पड़ी, उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई, क्योंकि सामने खड़ा वह व्यक्ति उसके लिए बिल्कुल अनजान नहीं था। वह था आरव। आरव मूल्यांकन पत्थर के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर साफ साफ घबराहट झलक रही थी। उसने कांसी की तरफ झिझकते हुए देखा, फिर हल्का सा लार निकला और कांसी के सिर हिलाते ही उसने अपना हाथ पत्थर पर रख दिया। पिछले साल उसकी जांच 4थे स्तर पर हुई थी। अब आधे साल की ट्रेनिंग के बाद वह सोच रहा था, क्या वह 5वें स्तर तक पहुंच पाया होगा? मूल्यांकन पत्थर से हल्की सफेद रोशनी निकलने लगी। एक के बाद एक रोशनी की परतें बनने लगीं। हर परत एक लेवल का संकेत थी। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती गई, आरव की चिंता भी बढ़ती गई। पहली परत, दूसरी परत, तीसरी, चौथी और फिर 5वीं परत पर जाकर रोशनी रुक गई। आरव के चेहरे पर तुरंत खुशी की चमक फैल गई। बहुत अच्छा। कांसी ने संतोष से सिर हिलाया। सिर्फ आधे साल में एक लेवल बढ़ाना काफी अच्छी बात है। उन्होंने आगे कहा, अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो 1 साल के अंदर तुम 6ठा स्तर भी पार कर सकते हो और उसके बाद अपना पेशा चुन पाओगे। यह सुनते ही आरव का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आसपास खड़े कई स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करने लगे। उनकी बातों ने उसके चेहरे पर और भी आत्मविश्वास ला दिया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी मैदान में खड़ी एक दुबली पतली शक्ल वाली स्टूडेंट अगले ही पल ऐसा स्तर दिखाने वाली है जिससे उसका सारा गर्व पल भर में चूर चूर हो सकता है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 258। मेरी मौजूदा ताकत से मैं तुम्हें सिर्फ एक उंगली से कुचल सकता हूँ। आरव ने शारीरिक साधना विभाग में अभी सिर्फ 1 साल ही बिताया था और वह पहले ही 5वें लेवल तक पहुंच गया था। यह साफ दिखाता था कि उसमें अच्छी प्रतिभा थी। लेकिन जटायु की गुफा में जो घटना हुई थी वह उसके लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुई थी। कौन सोच सकता था कि शारीरिक साधना के 4थे लेवल वाला वह लड़का एक ऐसे निकम्मे इंसान से हार जाएगा जिसे पूरा परिवार बेकार समझता था, और उस हार की वजह से उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। आरव के मन में तुरंत कड़वाहट भर गई। तो क्या हुआ अगर उस निकम्मी को जटायु मिल गया? उसने मन ही मन सोचा। वह फिर भी वही बेकार लड़की है जो न शारीरिक साधना सीख सकती है और न ही जादूगरी। उसके दादाजी ने भले ही उसे हर्बलिस्ट विभाग में भेज दिया हो, लेकिन सब जानते थे
अगर कोई बड़ा हर्बलिस्ट बनना चाहता है तो उसे बचपन से ही इसकी शिक्षा लेनी पड़ती है। ऐसे में उस जैसी मूर्ख लड़की आखिर कैसे एक शानदार हर्बलिस्ट बन सकती थी? आरव का चेहरा धीरे धीरे घमंड से भरने लगा। आखिर वह खुद तो जल्द ही छठे लेवल तक पहुंचने वाला था। उसके आगे का भविष्य तो मानो अनगिनत संभावनाओं से भरा था। वह बिल्कुल भी नहीं मानता था कि निया सिर्फ जटायु की वजह से उससे आगे निकल सकती है। जितना वह यह सब सोचता गया उतना ही खुद को महान समझने लगा। उसके चेहरे पर साफ साफ घमंडी मुस्कान फैल गई। अचानक उसके कानों में हल्की सी हंसी पड़ी। आरव की भौहें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत इधर-उधर देखा। यह आवाज पास ही से आई थी। उसकी नज़र उस छोटे कद वाले लड़के पर जाकर रुकी जो उसके बगल में खड़ा था। वह लड़का दुबलापतला और थोड़ा कमजोर सा दिख रहा था। कांसी की ऊंची कदकाठी के सामने तो वह लगभग छिप ही गया था। अगर ध्यान से न देखा जाए तो उसे नोटिस करना भी मुश्किल था। आरव के मन में तुरंत गुस्सा उमड़ आया। क्या यह कचरा मुझ पर हंसने की हिम्मत कर रहा है? उसने मन ही मन ठंडी हंसी छोड़ी। वह लड़का उससे छोटा था और उसकी नज़र में उसके जैसे बच्चों की कोई औकात नहीं थी। अपने हमउम्रों में तो उसकी ताकत लगभग बेजोड़ थी। ऐसे में वह उस छोटे लड़के को अपना प्रतिद्वंद्वी मानने का सवाल ही नहीं उठता था। तुम हंस क्यों रहे हो? आरव ने नाखुशी से पूछा। निया ने आरव को देखा। 2 महीने बाद वह उसे फिर से देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उसके लिए सिर्फ तिरस्कार था। इतने समय बाद भी उसकी आदतें जरा भी नहीं बदली थीं। निया ने कंधे उचकाए और बेपरवाही से कहा, कुछ खास नहीं, बस हंसी आ गई। उसके चेहरे पर अभी जो घमंड था वह इतना साफ दिखाई दे रहा था कि निया उसे अनदेखा ही नहीं कर सकी। सिर्फ 5वें लेवल तक पहुंचना और उस पर इतना घमंड, यह सोचकर उसे हंसी आना बिल्कुल स्वाभाविक था। तुम? आरव की आंखों में गुस्सा चमक उठा। अगर कांसी वहां मौजूद न होते तो शायद वह उसी वक्त उस लड़के को सबक सिखा देता। कांसी ने भौहें चढ़ा दीं। बस करो तुम दोनों। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके स्टूडेंट्स किसी तीर धनुष वाले तीरंदाज विभाग के स्टूडेंट से झगड़ा करें। आरव ने दांत भींच लिए। काफी कोशिश के बाद उसने खुद को शांत किया, लेकिन उसने मन ही मन उस लड़के का चेहरा याद कर लिया। उसने तय कर लिया, कभी न कभी वह उससे हिसाब जरूर बराबर करेगा। उधर निया के चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की मुस्कान थी। उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह साफ समझ रही थी कि इस समय आरव के दिमाग में क्या चल रहा है। मुझसे पंगा लेना चाहता है? निया ने मन ही मन सोचा। फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान और गहरी हो गई। सिर्फ तुम? अकेले? उसने मन ही मन ठंडी हंसी छोड़ी। मेरी मौजूदा ताकत से मैं तुम्हें सिर्फ एक उंगली से कुचल सकता हूं। कांसी ने सिर पकड़ लिया। उन्हें महसूस हो रहा था कि सिरदर्द शुरू होने वाला है। उन्होंने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, शाहरुख खान, अब तुम अपनी ताकत की जांच कर लो। कांसी ने आरव के चेहरे पर नफरत साफ देख ली थी। उन्हें स्थिति थोड़ी असहज लग रही थी। आरव भले ही प्रतिभाशाली था, लेकिन उसके सामने खड़ा यह असामान्य बच्चा तो पहले ही 6ठे लेवल को पार कर चुका था, और उसने अपना पेशा भी तीर धनुष वाला तीरंदाज चुना था। दोनों की उपलब्धियों के बीच का फर्क मानो आसमान और जमीन जैसा था। कांसी बस यही चाहते थे कि निया जल्दी से अपनी जांच पूरी करे और वह उसे वापस शतून जी के पास भेज दें। वह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इन दोनों के बीच की दुश्मनी और बढ़े, क्योंकि उन्हें साफ महसूस हो रहा था, अगर आरव ने अज्ञानता में कुछ ज्यादा कर दिया तो शायद वह तीरंदाज विभाग के इस जीनियस के हाथों बुरी तरह पिट सकता है। शाहरुख खान? आरव ने मन ही मन उस नाम को दोहराया। उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ गईं, क्योंकि यह चेहरा उसे किसी और नाम की याद दिला रहा था।
एक ऐसा चेहरा जो उसके दिमाग में अभी तक कांटे की तरह चुभा हुआ था। यह चेहरा और निया अजीब तरह से एक जैसे लग रहे थे। और इसी सोच के साथ आरव की आंखों में अचानक शक की हल्की चमक उभर आई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल होने वाला परीक्षण उसके मन के इस छोटे से शक को एक ऐसे रहस्य में बदल देगा जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। चैप्टर 259 हाई लेवल का तीरंदाज। सब लोग लेवल देख के हो गए हैरान और उसकी सोचने की परवाह किए बिना निया हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि उसके पास उस बदतमीज लड़के से उलझने का बिल्कुल भी समय नहीं है। वह आराम से आगे आई। फिर उसने अपनी पतली और नाजुक उंगलियां उठाईं और धीरे धीरे उन्हें फैलाया। अगले ही पल उसने अपना हाथ मूल्यांकन पत्थर पर रख दिया। उधर आरव की नज़र उस पत्थर पर ही टिकी हुई थी। वह जानना चाहता था कि आखिर उस लड़के की असली ताकत क्या है। लेकिन जैसे ही परिणाम सामने आया, आरव का मुंह लगभग खुला का खुला रह गया। वह विशाल पत्थर, जिससे आमतौर पर सफेद रोशनी निकलती थी, इस बार वैसा नहीं हुआ। उसकी जगह धीरे धीरे पत्थर से लाल रंग की चमक फैलने लगी। लाल रंग की शारीरिक साधना की आभा। यह साफ संकेत था कि सामने वाला एक तीर धनुष वाला तीरंदाज है। आरव ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह दुबला पतला सा लड़का 6ठे लेवल की शारीरिक साधना पार कर चुका होगा। और उससे भी आगे बढ़कर उसने तीरंदाज का पेशा भी चुन लिया होगा। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि वह उससे उम्र में छोटा भी दिख रहा था। आखिर उसकी उम्र कितनी होगी? 13 साल या 14? इतनी छोटी उम्र में ही वह तीरंदाज बन चुका था। आरव का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ गया। अभी थोड़ी देर पहले वह अपने मन में जो सोच रहा था, उसे याद करते ही उसे खुद पर शर्म आने लगी। एक तीरंदाज बनने के लिए कम से कम शारीरिक साधना का 6ठा लेवल चाहिए होता है, और वह खुद अभी अभी 5वें लेवल तक पहुंचा था। उसे तो 6ठे लेवल तक पहुंचने में कम से कम 1 साल और लगने वाला था। ऐसे में वह एक तीरंदाज से पंगा लेने की सोच कैसे सकता था? यह तो सच में मजाक बन जाता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पत्थर से निकल रही लाल रोशनी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पहली लाल परत स्थिर हुई ही थी कि उसके बाहर एक और चमकदार परत उभर आई। जब कोई इंसान अपना पेशा चुन लेता है, तो हर नई रोशनी की परत उसके एक लेवल को दर्शाती है। मूल्यांकन पत्थर पर रोशनी के घेरों की परतें एक एक करके फैलने लगीं, मानो उनका कोई अंत ही न हो। पूरा प्रशिक्षण मैदान अचानक खामोश हो गया। हर किसी की निगाहें उस चकाचौंध कर देने वाली लाल रोशनी पर टिक गईं। 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत। जैसे जैसे रोशनी की परतें बढ़ती गईं, चारों तरफ से हैरानी भरी सांसों की आवाजें आने लगीं। यहां तक कि कांसी भी 6ठी परत दिखते ही वहीं जड़ हो गए। 6 रोशनी के घेरे, मतलब 6ठे लेवल का तीरंदाज। 6ठे लेवल का तीरंदाज एक शुरुआती तीरंदाज और जूनियर तीरंदाज से भी ऊपर होता है। वह सीधे मध्य स्तर के तीरंदाज की श्रेणी में आता है। 13 साल का मध्य स्तर का तीरंदाज। कांसी को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रहे हों। लेकिन लाल रोशनी अभी भी रुकने वाली नहीं थी। 6ठी परत के बाद भी वह फैलती ही चली गई। जब 7वीं परत उभरी, तो कांसी को सच में लगा कि शायद वह पागल हो गए हैं। और आखिरकार जब रोशनी का फैलना रुका, तो वहां 8 लाल घेरे चमक रहे थे। पूरे मैदान में मौजूद लोग उस दृश्य से स्तब्ध रह गए। 8वें लेवल का तीरंदाज, मतलब कि वह उच्च स्तर का तीरंदाज बनने से सिर्फ एक कदम दूर था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने खड़ा वह छोटा सा लड़का कैसे इतनी कम उम्र में मध्य स्तर के तीरंदाज से लगभग उच्च स्तर के तीरंदाज तक पहुंच गया। उच्च स्तर का तीरंदाज, यहां तक कि शारीरिक साधना विभाग के ज्यादातर टीचर भी सिर्फ मध्य स्तर के तीरंदाज के बराबर ही थे। इसका मतलब साफ था, वह लड़का जल्द ही उन सबको पीछे छोड़ने वाला था। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी कम उम्र थी। कांसी काफी देर तक उस परिणाम को देखकर स्तब्ध खड़े रहे। कुछ समय बाद ही उन्हें होश आया। फिर उन्होंने हैरानी से भरी नजरें निया पर टिका दी।
उनके सामने खड़ा वह बच्चा सिर्फ एक प्रतिभाशाली लड़का नहीं था, वह तो मानो एक असामान्य अस्तित्व था। अगर यह खबर फैल गई कि 13 साल का लड़का मध्य स्तर का तीरंदाज बन गया है, तो शायद यह सुनकर कई लोग सदमे से बेहोश हो जाए। उधर आरव का चेहरा देखने लायक था। उसका चेहरा इतना बदसूरत लग रहा था मानो किसी ने उसकी सारी शान चकनाचूर कर दी हो। अभी कुछ देर पहले तक वह अपनी ताकत और उपलब्धियों पर बहुत घमंड कर रहा था, लेकिन उसके सामने खड़ा यह छोटा लड़का पहले ही 8वें लेवल का तीरंदाज बन चुका था। यहां तक कि जटायु परिवार का जीनियस अर्णव भी उस लड़के की प्रतिभा के सामने फीका पड़ता दिख रहा था। और तभी कांसी की आंखों में अचानक एक और सवाल चमक उठा। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि इस बच्चे की ताकत शायद उतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई दे रही है, और अगर इस रहस्य की असली सच्चाई सामने आ गई तो शायद पूरी शौर्य एकेडमी में हड़कंप मच जाएगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 260। अब तो तीसरी सील डॉट खोलनी ही पड़ेगी। जैसे ही स्टूडेंट्स को पता चला कि उनके बीच 8वें लेवल का तीर धनुष वाला तीरंदाज मौजूद है, पूरे मैदान में अचानक हैरानी की आवाज़ें गूंज उठीं। सबकी नज़रें एक साथ निया पर टिक गईं। कुछ स्टूडेंट्स तो आपस में फुसफुसाने लगे कि क्या उन्होंने उस स्टूडेंट को पहले कभी देखा भी है या नहीं। तभी दरवाजे के पास खड़ा एक स्टूडेंट जल्दी से अपने दोस्तों के पास आया और धीरे से बोला, मैंने अभी अभी कांसी जी और दूसरे टीचर की बात सुनी है। लगता है वो स्टूडेंट हमारे विभाग का नहीं है, वो तीरंदाज विभाग का है। क्या वो तीरंदाज है? यह सुनते ही सब लोग हक्के बक्के रह गए। शौर्य एकेडमी की प्रवेश परीक्षा कोई आसान चीज नहीं थी। अगर किसी ने 6ठे लेवल की शारीरिक साधना भी हासिल कर ली हो, तब भी यह जरूरी नहीं था कि उसे एकेडमी में जगह मिल ही जाए। एक स्टूडेंट ने निया को गौर से देखते हुए कहा, लेकिन वो तो हमसे भी छोटा लग रहा है। सभी स्टूडेंट्स निया को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। वे बार बार उसे परख रहे थे, लेकिन फिर भी उनका दिमाग उस साधारण से दिखने वाले लड़के को उस मशहूर जीनियस से जोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा था, उसे झुठलाना भी उनके बस में नहीं था। चाहे वे मानना चाहें या नहीं, उन्हें सच्चाई स्वीकार करनी ही पड़ी। शुरुआत में शारीरिक साधना विभाग के स्टूडेंट्स सिर्फ निया के बारे में जिज्ञासु थे, लेकिन धीरे धीरे वही जिज्ञासा दीवानगी भरी श्रद्धा में बदलने लगी। जो लोग शारीरिक साधना का अभ्यास करते थे, उनमें से ज्यादातर का सपना होता था कि वे एक दिन तीर धनुष वाले तीरंदाज बने। लेकिन निया उनसे उम्र में छोटी होने के बावजूद पहले ही मिड लेवल तीरंदाज के टॉप स्तर तक पहुंच चुकी थी। यह ऐसी उपलब्धि थी जिसे वे लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, शायद कभी हासिल नहीं कर पाते। इस तरह उस दिन से शाहरुख खान नाम उनके दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। काफी समय बाद तक भी जो स्टूडेंट्स तीरंदाज बनने का सपना देखते थे, वे शाहरुख खान को अपना आदर्श मानते थे। और यह ऐसी चीज थी जिसकी कल्पना तक निया ने कभी नहीं की थी। उधर कांसी जी ने गहरी सांस ली, फिर तुरंत बाकी टीचरों को इशारा किया कि वे स्टूडेंट्स की उत्तेजना और भावनाओं को शांत करें। उसके बाद उन्होंने निया को तुरंत प्रशिक्षण मैदान से बाहर ले लिया। वे चाहते थे कि इस परिणाम की खबर जितनी जल्दी हो सके शतून जी को दी जाए। उधर शतून जी अभी अभी लिंगा जी के कार्यालय से लौटे थे। जब उन्होंने कांसी जी से पूरी बात सुनी, तो निया को देखने का उनका अंदाज पूरी तरह बदल गया। पहले उनकी आंखों में अत्यधिक आश्चर्य था, और अगले ही पल वह खुशी से चमकने लगी। उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि उनकी दूरदर्शिता सही साबित होगी। निया ने सिर्फ 1 महीने में एक शुरुआती तीरंदाज से बढ़कर मिड लेवल तीरंदाज के टॉप स्तर तक पहुंच बना ली थी। यहां तक कि तीरंदाज विभाग का टॉप स्टूडेंट येशेन भी उसकी प्रतिभा की बराबरी नहीं कर सकता था। शतून जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत बढ़िया लड़के, ऐसे ही मेहनत करता रह। अगर सब ठीक रहा तो शायद 6 महीने बाद होने वाली प्रतियोगिता में तुम तीरंदाज विभाग के लिए एक और कोटा जीत सकते हो। निया को पता था कि शतून जी किस प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, और सच कहें तो वही उसका असली लक्ष्य भी था। वापसी के रास्ते में
निया ने खुद को शांत किया। फिर उसने मन ही मन जालिम से बात करना शुरू किया। जालिम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। तुम्हारी अभी की क्षमता से तुम शारीरिक साधना और जादू दोनों में सिर्फ मिड लेवल के टॉप तक ही पहुंच सकती हो। अगर तुम्हें हाई लेवल तक जाना है तो तुम्हें तीसरी सील तोड़नी पड़ेगी। निया की तरक्की से जालिम खुश था, लेकिन उस सील का अस्तित्व उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी था। पहली 2 सील टूटने के बाद निया की ताकत एक निश्चित स्तर तक ही बढ़ सकती थी। अगर वह इससे आगे बढ़ने की कोशिश करती तो तीसरी सील उसे रोक देती। निया ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए मन ही मन कहा, लेकिन मैं इतनी बड़ी मात्रा में दानव बिस्ट के कोर कहां से लाऊं? वह थोड़ा परेशान हो गई। उसे अच्छी तरह याद था कि जब पहली 2 सील टूटी थीं तो उसकी ताकत कितनी तेजी से बढ़ी थी। अब अगर तीसरी सील उसकी प्रगति रोक दे तो वह यह बात इतनी आसानी से कैसे सह सकती थी? जालिम ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्यों न तुम अपने उन साथियों से पूछो, शायद उनके पास इसका कोई तरीका हो। असल में जालिम भी निया की मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी अपनी ताकत कम होने की वजह से वह अभी सिर्फ उसके पास बंधा हुआ था, और निया को अभी यह अंदाजा भी नहीं था कि तीसरी सील तोड़ने का रास्ता खोजते खोजते वह जल्द ही ऐसी जगह कदम रखने वाली है जहां से उसकी किस्मत का खेल पूरी तरह बदलने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना।